नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो समझते हो ना। देखो, टैक्स भी बहुत तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है। बहुत सारे टाइप्स के टैक्स होते हैं हमारे इंडिया में। लेकिन आपसे पूछा गया ना कि इसमें कौन सा जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो देखो, आयकर कर प्रत्यक्ष कर है, धन कर प्रत्यक्ष कर है, कॉर्पोरेट टैक्स प्रत्यक्ष कर है, धन कर ये सब प्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है। मतलब सब सब कौन सा है? प्रत्यक्ष कर है। और प्रत्यक्ष कर पूछा गया मतलब प्रत्यक्ष कर मतलब सीधा समझो कि ऐसा कर मतलब ऐसा पता नाम से जो करदाता द्वारा सरकार सीधे भुगतान कर लेती है। मतलब सरकार जो होती है ना वो सीधे क्या किससे? पब्लिक से कर लेती है, एकदम डायरेक्ट रूप से। उसी को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ठीक है। जैसे आयकर, आयकर में देखते हो ना कितना इनकम हुआ उसके लिए टैक्स डायरेक्ट पे करना पड़ता है। निगम कर, धन कर, इसमें सब कर जो है ना वो सब प्रत्यक्ष कर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि पूर्व और पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है। देखो, पूर्व पूर्व और पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो सिलचर, सिलचर जो है वो पूर्वोत्तर है। देखो, हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आप देखोगे ना तो जो पूर्व और पश्चिम का गलियारा है एकदम सबसे पूर्वोत्तम बिंदु सिलचर, वो कहाँ पाया जाता है? असम में है ये। असम, ये असम में है। असम है जिसे पोरबंदर गुजरात से इसको कनेक्ट करता है। इसी प्रकार जो दक्षिण पश्चिम गलियारा के तहत जो जिसको बोला जाता है कन्याकुमारी को जोड़ता है वो ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम गलियारा। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी का गठन कब किया गया था? तो रंगराजन कमेटी का गठन जो था वो 2005 में किया गया था। 2005 में। देखो, रंगराजन कमेटी जो है ना वो 2005 में किया गया था। आपसे पूछेगा कि रंगराजन कमेटी क्या है? तो गरीबी मापन के लिए राष्ट्रीय आय जो नमूना सर्वेक्षण है ना, उपभोग व्यय से के अनुमान का आधार बताया है। कौन? रंगराजन। रंगराजन इसी के आधार पर भारत में जो गरीबी रेखा का जीवन यापन है ना ये बताया गया है, लगभग 36.3 करोड़। बस इतना जान लो ना कि इसका कब हुआ था? ये 2005 में हुआ था। और किस किससे रिलेटेड है? तो गरीबी बताता है, गरीबी। वो गरीबी कौन सा? राष्ट्रीय ये जो है ना क्या बोलते हो किस किस मेथड से ये बताता है? तो उपभोग व्यय के आधार पे। फिर कह रहा है कि एक देश के भुगतान संतुलन में शामिल होता है। तो भुगतान संतुलन में क्या होती है? वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, बजट और निवेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2 समझ रहे हो आप? 1 और 2 कैसे 1 और 2 होगा समझाते हैं। देखो, जो भुगतान संतुलन होता है ना उसमें वस्तु और सेवाओं का व्यापार होती है। ठीक है। और पूंजीगत पूंजीगत जो प्राप्तियां होती है और भुगतान होती है उसी को बोला जाता है भुगतान संतुलन। तो इसमें वस्तु और सेवाओं का व्यापार शामिल किया जाता है और पूंजीगत जो प्राप्तियां होती है और भुगतान होता है उसको शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है। कह रहा निम्नलिखित में किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? जो पोषण योजना होती थी ये उससे है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा टीबी। टीबी। और टीबी पता है क्या? ये वायरस से होता है। जो टीबी है वो रोगियों के पोषण संबंधित सहायता के लिए प्रोत्साहन राशि करने के लिए ये एनपीए लाई गई है। एनपीए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है जिसके तहत ये किसका है? केंद्र का है, केंद्र परियोजना है। एनपीए जो है ना, एनपीए वो मिशन जो है ना वो महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। एनपीए उसी के तहत लाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ से चलते हैं आगे। देखो अगला कह रहा है GDP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द का खोजकर्ता कौन है। जो जीडीपी, देखो जीडीपी क्या होती है, जीडीपी होती है कि किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है, उसी को जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता जो थे वो उलमोंट्रू सुल्पोसा था। उलमोंट्रो सीपोसा था। उलमोंट्रो सीपोसा, ठीक है, उलमोंट्रो सीपोसा। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल होती है, तो वही वस्तु और सेवाओं व्यापार होता है और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान होता है। बचत और निवेश नहीं होता इसमें शामिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो। देखो क्या होती है ना, भुगतान संतुलन क्या है, देश के द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होती है या वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, भुगतान संतुलन के तीन घटक होता है, समझ रहे हो ना। एक चालू खाता होता है, एक वित्तीय खाता होता है और एक पूंजी खाता होता है। चालू खाता मतलब करेंट अकाउंट, फाइनेंशियल एक करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जो चालू खाता होता है वो माल, सेवाएं, निवेश, आय और वर्तमान के हस्तांतरण से लेन देन शामिल होता है, जो चालू खाता होती है। और पूंजी खाता जो होती है वो ऋण, जो जैसे कोई भारत सरकार ने ऋण लिया, तो ऋण लिया तो क्या करेगा, ऋण लेगा तो क्या करेगा, उसी के तहत जो भुगतान होती है ना वो पूंजी खाता के तहत होती है। और जो वित्तीय होती है जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व में बदलाव या वर्णन हुआ तो उसके तहत होता है। तो इसीलिए वस्तु और सेवाओं का व्यापार इसमें भी शामिल किया जाता है और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान किया जाता है। यही होती है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन इसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे से, कोई इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। भुगतान संतुलन क्या होती है, बैलेंस पेमेंट। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य है, नहीं है। तो देखो नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो 1958 में स्वीडन और केंद्रीय बैंक के अर्थशास्त्र अल्फ्रेड नोबेल के पुरस्कार में याद किया जाता है। बिल्कुल सही है, याद किया जाता है। फिर है 2019 में अर्थशास्त्र को नोबेल को 3 लोगों को मिला। देखो ये तो करंट से रिलेटेड है, इसको छोड़ देते हैं। ये करंट से रिलेटेड करके पूछा है, समझ रहे हो ना, तो इसको छोड़ देते हैं। समझ रहे हो, करंट में है, 2019 का एग्जाम था ना, तो उसी से करंट में करके ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। ये तो हम लोगों ने कर लिया था, ये भी कर लिया था। देखो भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो हुई थी वो हुई थी 1977 में। ठीक है, कब हुआ था, 1977 में। कब हुआ था, 1977 में। कब हुआ था, 1977 में। क्यों, क्योंकि 1977 में देखो भारत जब हुआ ना 1976 में भारत सरकार ने आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण नामक एक योजना शुरुआत किया। और वही 1977 में क्या किया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने केंद्र और राज्य जो थे वो शासित प्रदेशों में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय जो होती है उसी के सहयोग पे पहली आर्थिक जनगणना शुरू किया गया था। ठीक है, और जो 7वीं आर्थिक जनगणना था वो पूर्वी राज्य त्रिपुरा से शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सांख्यिकी कार्यक्रम जो था ना वो आयोजन था। ठीक है, तो मंत्रालय ने जनगणना के संचालन के लिए ई गवर्नेंस इंडिया भागीदारी की थी। तो याद रखना है भारत में
पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो 1977 में। ठीक है। कर अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? देखो ये करंट से रिलेट करके पूछा गया है, तो बस इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, करंट करके है, तो इसका आंसर नेपाल से है। बस इतना याद रखो, नेपाल से है, नेपाल से। ठीक है, नेपाल से है। क्योंकि क्या हुआ था ना, नेपाल जो अरुण 3 है ना, इलेक्ट्रॉनिक परियोजना 900 मेगावाट जो है ना, इसकी नेपाल से जिले में शुरू किया गया है लगभग। बस इतना याद रखो। कह रहा है सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। क्या करता है सेबी? तो सेबी एक बौद्धिक निकाय संस्था है, जिसका अप्रैल 1992 में किया गया था। 13 अप्रैल 1992 में इसका स्थापना किया गया था। 13 अप्रैल 1992 को, 13 अप्रैल 1992 को। इसका काम क्या है? इसका काम है कि भारत सरकार, देखो ये जिसका जो अध्यक्ष होता है, भारत सरकार द्वारा ही मनमोनित किया जाता है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय के 2 अधिकारी शामिल होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? जो भी शेयर मार्केट होती है ना, शेयर मार्केट, उसको उतार चढ़ाव कैसे हो रही है उसको पूरा कंट्रोल यही करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर हो गया मुंबई में है शेयर मार्केट का सेबी का मुख्यालय। देखो ये भी आंसर, ये भी जो है ना करंट से रिलेटेड है, बट कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कह रहा ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया था। बिल्कुल किया गया था। फिर कह रहा ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित करके कानून लाई थी। बिल्कुल ये भी सही है, 1997 में। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य था टेलीकॉम क्षेत्र में रेगुलेट करना। बिल्कुल। डॉक्टर DS प्रमुख है वर्तमान में। देखो ये वर्तमान के बारे में नहीं थे, लेकिन सब सही है, ये करंट से रिलेटेड है, इसको अभी छोड़ देते हैं, बट इसका आंसर हमने देते हैं। करा ना कि एंटीसेफाइड तीर मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? मिशन इंद्रधनुष, तो पता है मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो टीकाकरण से है। क्योंकि ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था दिसंबर 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 2014 में शुरू हुआ था। 2014 में शुरू हुआ था। 2014 में शुरू हुआ था। ठीक है। अतुल भारत अभियान का संबंध क्या है? अतुल भारत का अभियान संबंध है पर्यटन से। पर्यटन से अतुल भारत का जो अभियान का जो संबंध है ना, वो पर्यटन से है। क्यों? क्योंकि ये 2002 में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर इसको शुरू किया गया था, ताकि बाहर से लोग अधिक से अधिक टूरिस्ट यहाँ पे आए, ताकि इससे क्या होगा, पैसा मतलब आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, और हमारा पर्यटन का जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है? पर्यटन से। पर्यटन से, पर्यटन से। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? देखो समावेशी विकास का मतलब क्या होती है? हर वह लोगों को विकास करवाना जो एकदम निचले स्तर से है, मतलब समाज में हर एक वर्ग के लोगों को विकास कराना। तो जन धन योजना तो सभी के खाता में खुला गया था, ये भी सही है। सौभाग्य योजना, विद्युतीकरण, विद्युतीकरण भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखो, सौभाग्य योजना जो है ना, इससे नहीं है। सौभाग्य जो है वो स्वस्थ जल मिशन है, मतलब राष्ट्रीय मिशन। इसमें गरीबी उरीबी से तो कोई लेना देना नहीं है। खुले में शौचालय से समाप्त करना, फिर हाथ से सफाई करना, मतलब ये नहीं है। इसके अलावा उज्ज्वला, विद्युतीकरण सब क्या है? भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ये होगा सौभाग्य। भारत में स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में जो स्वस्थ मिशन की शुरुआत हुआ था, स्वस्थ भारत मिशन की जो शुरुआत, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका आंसर पता है? जन धन योजना ये भी होगा भारत में समावेशी विकास का आधार। सौभाग्य योजना ये भी होगा। उज्ज्वला योजना, विकेंद्रीकरण नहीं होगा। इसका मतलब इससे नहीं है। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है ना, वो कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2014 को। ये जन धन योजना था 15 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। 15 अगस्त 2014 को ये शुरू हुआ था। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत में स्वस्थ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष कौन सा था?
तो आपको पता ही है कि 2014 था, मोदी जी आए थे, इसी के सबसे ज्यादा बढ़ावा दिए थे। फिर कह रहा है भारत के किस संगठन को स्थानीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, स्थानीय साधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। तो ये किसको सौंपा गया है, किसको सौंपा गया है, ये सौंपा गया है नीति आयोग को। नीति आयोग यही सब काम करता है। तो भारत में जो नीति आयोग है ना, वो एक नोडल कार्यक्रम संस्था है, जिसे एजेंडा 30 भी कह सकते हो, या सतत विकास जो होती है ना, उसके कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षण करना होता है। सांख्यिकी कार्यक्रम, कार्यान्वयन, ये सब की काम जो है ना, वो नीति आयोग ही करता है। ठीक है, जैसे मंत्रालय में क्या होती है, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण ढांचा तैयार करना। ठीक है, भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व में विकास के शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है, तो ये नाम है नई रोशनी। देखो ये भी करेंट से रिलेटेड है, सब करेंट का रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साख व्यवस्था का शीर्ष शासन कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे साख वाला जो भी काम होगा ना, तो वो क्या करेगा, भारतीय वो ग्रामीण वाला है ना, सॉरी सॉरी, ग्रामीण साख व्यवस्था का शीर्ष संस्थान ये नहीं है, नबार्ड है, नबार्ड 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 है। नबार्ड का मुख्य उद्देश्य जो है ना, वो देश के जो भी ग्रामीण क्षेत्र में केंद्रीय विकास बैंक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने का एक शीर्ष बैंक है। ठीक है, इसका मुख्यालय भी जो है ना, वो मुंबई में है। ये 1982 में इसको स्टार्ट किया गया था, 1982 में इसको स्टार्ट किया गया था, संसदीय राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास अधिनियम के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। तो 94 के बाद सीधे 300, रुको रुको ये देख लेते हैं इसमें। कोई बात नहीं, इधर उधर पेज हो गया होगा, कोई बात नहीं, पेज हो जाने से क्या होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, 330 से शुरू हो रहा है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि धनात्मक ढाल को पूर्ति वर्ग का कारक क्या कहा जाता है। धनात्मक वर्ग मतलब धनात्मक ढाल जो होती है, धनात्मक ढाल को पूर्ति वर्ग का कारक क्या होता है, पूर्ति वर्ग का कारक। तो देखो समझते हैं इसको, इसको समझते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। इसका आंसर है हासमाल प्रतिफल। हासमाल प्रतिफल कैसे, देखो जो आपूर्ति वर्ग होता है ना, वो हमेशा ऊपर की ढलान करता है, और जो उत्पादन की उच्च सीमांत होती है, वो लागत को कवर करके आवश्यक उच्च कीमतों को बढ़ा देता है। उच्च सीमांत जो होती है ना, वो सीमांत प्रतिफल कम होने पे ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। इसका आंसर ह्रासमान प्रतिफल। ऐसे हम इसका आंसर और डिटेल में समझ सकते हैं।
इसका आंसर होगा धनात्मक ढाल पूर्ति पर। देखो इकोनॉमिक्स और अभी बिहार पुलिस में पूछा गया है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन थोड़ा सा पटांग जैसा रहता है, बट हम लोग समझते हैं। देखो क्या होती है इसको समझते हैं अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में तो बिहार दरोगा में भी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, पूछा जा सकता है ना। तो देखो इसको समझते हैं क्या होती है। देखो सबसे पहले पूछा गया है कि घटते फल के लिए क्या होती है ना, यही घटमाल प्रतिफल बोला जाता है। इसको रहने देते हैं, बाद में इसको करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा पटांगा जैसा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है। तो देखो कौन सा संबंध सही नहीं है, कौन सा संबंध सही नहीं है। देखो बिहार पुलिस में पूछ दिया था क्वेश्चन। तो जीएमपी बराबर होता है एनडीपी मार्केट प्राइस मूल्यह्रास विशुद्ध अप्रोच। देखो देखो माइनस वाला होगा तो सही है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, लेकिन मूल्यह्रास देखो ये प्लस में है। ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, ये देखो प्लस में नहीं होता, जब भी मूल्यह्रास होता है तो माइनस में देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 331 के ए। ज्यादा दिमाग हमें नहीं दौड़ाना है। 331 के मतलब 331 के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 331 के नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मार्केट ओ एनडीपी पे बोल रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, देखो क्या कर रहा है, जीएनपी मार्केट प्राइस जो होती है वो एनडीपी मार्केट प्राइस मूल्यह्रास विदेशी से प्राप्त शुद्ध है। एन एनपी फैक्टर कोस्ट जीएनपी मूल्यह्रास संबंध सही नहीं है। फिर एनडीपी जीडीपी फैक्टर कोस्ट मूल्यह्रास, क्वेश्चन नंबर 331 को समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं है, संबंध सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखो एक तो होता है जीएनपी, जीएनपी जो होती है ये सही नहीं है। देखो हाँ समझ गए हैं, देखो सही है, यही आंसर होगा। देखो सबसे पहले ना एन एन पी जो होती है ना, एन एन पी फैक्टर कोस्ट जो होता है, फैक्टर कोस्ट वो मार्केट प्राइस पे नहीं, ये नेशनल इनकम होता है, यही नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पे मेजर किया जाता है। अब प्रश्न होता है कि क्या ये सही है, देखो समझते हैं। देखो इसमें सबसे पहले चार तरह का फैक्टर होती है, चार तरह का फैक्टर होता है। मैं पूरा डिटेल आपको यहाँ से मैं समझा देता हूँ, फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। एक मैं पेज ले लेता हूँ, मैं पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको पूरा डिटेल आपको समझाता हूँ इसके बारे में। देखो समझते हैं। देखो एक होती है नेशनल इनकम, एक होती है नेशनल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, एक होती है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है कि किसी भी देश द्वारा, किसी भी देश द्वारा, किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही नेशनल इनकम होता है। यहाँ तक क्लियर है, तो नेशनल इनकम समझ में आ गया। अब नेशनल इनकम के बाद आता है जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी का मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या किया जाता है, जीडीपी कैसे प्राप्त किया जाता है, जीडीपी जो प्राप्त किया जाता है वो जीडीपी जो प्राप्त किया जाता है वो क्या किया जाता है ना, विदेश से जो प्राप्त शुद्ध आय होता है, मतलब सॉरी जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी क्या होती है, जो भी एक एक वर्ष में, एक वर्ष में किसी भी देश के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा जो फाइनल और अंतिम गुड्स जो होती है और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वही जीडीपी होता है। तो मान लो जीडीपी, जीडीपी ही नेशनल इनकम के बराबर होता है, मतलब कोई डिफिनेशन में फर्क नहीं है।
एक होती है जीएनपी। जीएनपी जीएनपी क्या होता है ना, जीडीपी के तो काउंट करते ही करते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है ना, नेट आ जाता है, नेट। नेट आ जाता है, नेट। नेट का मतलब होता है ना, नेट का मतलब होती है कि नेट फैक्टर आ जाता है। नेट फैक्टर का मतलब होती है कि जीडीपी में तो वो लोग सब आ जाते हैं ना जो देश में काम कर रहे हैं, वो भी अपना अपने लोग हैं वो तो है ही, विदेशी लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं तो उसको भी काउंट कर लेते हैं, तो लेकिन उसको तो काउंट नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बाहर के लोग पैसा कमा रहे हैं, जैसे आउट ऑफ कंट्री का, तो आउट ऑफ कंट्री के कमा रहे हैं, जैसे मान लो यूएसए, ऐसा समझो यूएसए और इंडिया। इंडिया, तो यूएसए में जो इंडिया वाले लोग रह रहे हैं, इंडिया वाले लोग रह रहे हैं उसको हम काउंट कर लेंगे, और जो इंडिया में यूएसए वाले रह रहे हैं उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे होगा, मतलब ना यूएसए में जो इंडिया वाले रह रहे हैं, इंडिया वाले लोग जो रह रहे हैं वो तो काउंट करेंगे, लेकिन जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया में जो रह रहा है यूएसए वाले लोग उनको काउंट नहीं करते हैं, तो ये जीएनपी हो जाता है। जीएनपी यही होता है, जीएनपी यही होता है, जीएनपी यही होता है, ठीक है, जीएनपी यही होता है। अब आती है एनडीपी। एनडीपी, एनडीपी क्या होती है ना, जीडीपी में से जो मूलहास होती है ना उसको घटा देते हैं, इसमें मूलहास जो घटा देते हैं वो एनडीपी बन जाता है, एनडीपी बन जाता है, एनडीपी। और एक होती है एनएनपी। एनएनपी क्या होती है, एनएनपी जो होती है ना वो जीएनपी में से, जीएनपी में से मूलहास को घटा देते हैं, मूलहास को घटा देते हैं, तो ये जीएनपी बन जाता है। तो ये चार होती है। अब विकल्प के अनुसार से चलते हैं, विकल्प से देखो, पहला विकल्प से समझते हैं कि ये होती है, कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर से, नेशनल इनकम वो होती है जो किसी भी देश में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो नेशनल इनकम होता है। जीडीपी में क्या होती है कि किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य होगा वो जीडीपी होता है। लेकिन इसमें क्या होती है ना, इसमें इंडिया वाले को भी काउंट करते हैं और यूएसए वाले को काउंट कर लेते हैं, मतलब जो भी, जैसे देश के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं चाहे देसी हो या विदेशी, सबको काउंट करते हैं, ये जीडीपी में आ जाता है। जीएनपी में ऐसा नहीं होता है, जीडीपी तो काउंट करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ नेट आ जाता है, मतलब यूएसए वाले जो इंडिया में रह रहे हैं उसको ले लेते हैं, और जो इंडिया में बाहरी लोग रह रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं। और एनडीपी क्या होती है ना, जीडीपी में से सिर्फ मूलहास को माइनस कर देते हैं, और एनएनपी क्या होता है, जीएनपी में से मूलहास को माइनस कर देते हैं। अब चलते हैं विकल्प की तरफ। विकल्प में देखो क्या था, एक एक क्वेश्चन को विकल्प से सब समझते हैं। ये था क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहला कह रहा है जीएनपी एंड मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एनडीपी प्लस मूलहास, एनडीपी प्लस मूलहास प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध हार। तो देखो विकल्प में क्या बोला गया है, एनडीपी मूलहास प्लस विदेशी से साधन हार। तो अगर हम एनडीपी को निकालें तो एनडीपी क्या होती है, जीडीपी और माइनस मूलहास होता है। तो अगर हम जीएनपी में जीडीपी प्लस विदेशी का शुद्ध आय जोड़ दें तो भी हम जीएनपी बोल सकते हैं। तो एनडीपी में मूलहास प्लस विदेशी द्वारा मूलहास कर सकते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, मतलब देखो ऐसे समझो, मैं ऑप्शन से चलता हूँ, ऑप्शन से यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा पेज में करते हैं। देखो पहला ऑप्शन में क्या था, पहला ऑप्शन में था जीएनपी मार्केट प्राइस और एन एन डी पी, एन डी पी मार्केट प्राइस प्लस मूलहास, मूलहास प्लस विदेश 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 से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। देखो सबसे पहले समझते हैं, हम जानते हैं कि एनडीपी बराबर जो होती है, एनडीपी बराबर होती है जीडीपी में से माइनस कर देते हैं मूलहास को, ठीक है।
मूलहास को माइनस कर देते हैं, ठीक है। जीडीपी में से मूलहास को माइनस कर देते हैं, ठीक है, एनडीपी में। लेकिन लेकिन यहाँ पे जीएनपी की अगर बात होती है, जीएनपी के, तो जीएनपी में क्या होता है, जीडीपी तो होता ही होता है, जीडीपी होता ही होता है, और जो विदेशों से प्राप्त होती है नेट, विदेशी से प्राप्त होता है शुद्ध आय, शुद्ध शुद्ध आय, उसको करते हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, जब हम इसको जोड़ेंगे, जीएनपी को जोड़ेंगे, मतलब इसको जब आप जोड़ोगे तो एनडीपी मिलेगा। देखो जीएनपी कहाँ है, जीएनपी यहाँ पे है, जीएनपी मूलहास विदेशी से प्राप्त है, तो इसको हम क्या करेंगे, जीएनपी में रख देंगे, जीडीपी में हम रख देते हैं। देखो यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला पुट कर देते हैं। देखो ये वाला जो जीडीपी है ना, ये वाला देखो यहाँ पे एनडीपी है, तो एनडीपी है, अब एनडीपी है, यहाँ पे जीडीपी है, यहाँ पे मूलहास है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एनडीपी में दिया हुआ, तो यहाँ से क्या करते हैं, एनडीपी निकाल देते हैं। एनडीपी अगर हम निकाल देंगे, दोनों को अगर आप जोड़ोगे, एनडीपी, तो अगर ये इसको आप जोड़ते हो ना, तो क्या हो जाएगा, हम अगर इसको जोड़ते हैं जीएनपी में, तो एनडीपी बनेगा ही। ओ हाँ हाँ, देखो जीडीपी यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे जीएनपी बराबर रख दो, जीएनपी ही रहने दो, और जीडीपी का वैल्यू रख दो, एनडीपी, एनडीपी रख दो, और ये वाला मूलहास इधर रख दो, मूलहास, और प्लस विदेशी, विदेश सुधार। तो देखो यही आंसर आ रहा है ना, देखो ये आ रहा, मतलब ये जो था ना जीडीपी, जीडीपी वाला वैल्यू जो था ना, जीडीपी यहाँ पे, जीडीपी, हम जीडीपी का वैल्यू क्या किए ना, जीडीपी का वैल्यू को एनडीपी और डीएनपी में चेंज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। हम्म यहाँ पे जीडीपी था, जीडीपी, ये वाला मैं इधर लेके चला आया, और इसको वैल्यू देखो, ये वाला पूरा मैंने रख दिया ना, एनडीपी बराबर, सॉरी जीडीपी बराबर, शुद्ध है, ये नेट है, तो ये क्या किया, जीडीपी बराबर मैंने ये वाला इधर रख दिया, तो ये तो सही है, तो इसका आंसर सही है, पहला सही है। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा विकल्प है एनएनपी, एनएनपी, एनएनपी फैक्टर कोस्ट, एनएनपी फैक्टर कोस्ट है, प्लस जीएनपी, जीएनपी जी जीएनपी, जीएनपी मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस प्लस विदेश प्लस मूलहास, मूलहास। तो अगर आप इसको जोड़ोगे ना, तो आपको पता है ना कि एनएनपी क्या होती है, एनएनपी होते हैं जीएनपी प्लस, तो यहाँ पे जीएनपी हम निकाल लेंगे, जीएनपी अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे एनएनपी ऑफ फैक्टर कोस्ट, तो क्या हो जाएगा, जीएनपी, जी, मतलब एक देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में जीएनपी दिया हुआ है, जीएनपी, और जीएनपी को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ से मूलहास निकल जाएगा, तो ये भी सही दिया हुआ है। यहाँ से चलते हैं, देखो ना यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, हाँ, फिर एनएनपी जीएनपी प्लस मूलहास, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा, ये वाला गलत दिया हुआ है, मतलब इसको निकालना पड़ेगा, देखो ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, ये पूरा निकालोगे ना रिलेट करके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मानो ना, तो इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, तभी निकाल पाओगे ये, अच्छा क्वेश्चन है ये दरोगा में पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछ सकता है दरोगा में, ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं पूरा डिटेल से, देखो मैं समझाता हूँ एक एक का आंसर।
देखो क्या क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले जीडीपी, जीडीपी बराबर होती है, जीडीपी बराबर, जीडीपी तो पूरा नेट पूरा ऑल होता है, यहाँ से शुरू होता है फार्मूला। जीएनपी, हाँ गुडू, हाँ गुडू बोल। मैं गुडू खुला तो काम है, मैं पानी ना। देखो जीएनपी क्या हो जाएगा, यहाँ से जीएनपी हो जाएगा जीडीपी, जीडीपी माइनस माइनस नेट, नेट जो होती है ना वो, कौन सा नेट, विदेश वाला नेट, शुद्ध, शुद्ध विदेशी आय, विदेशी आय। फिर अगर जीडीपी निकालेंगे, जीडीपी, जीडीपी होती है जीडीपी, एनडीपी, एनडीपी, एनडीपी होती है जीडीपी में से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं, मूल मूल ह्रास को माइनस कर देते हैं, एनडीपी, जीएनपी, एनडीपी। फिर होती है एनएनपी, एनएनपी जो होती है वो होती है जी जीएनपी में से माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास, ये होती है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है ये, ठीक है, ये पूरा होता है। अब इसी से रिलेट करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग चलते हैं। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला से हम लोग चलेंगे, ठीक है, और इसी को रिलेट कर करके वहाँ पे पूछा गया, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन जो है ना उसको से पहला ऑप्शन से बाई ऑप्शन से चलते हैं। देखो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है कि जीएनपी मार्केट प्राइस जो है वो दिया हुआ है एनडीपी, एनडीपी मार्केट प्राइस प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशी विदेशों विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है, ये है। तो देखो समझते हैं, मूल्यह्रास विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, शुद्ध आय। तो देखो सबसे पहले यहाँ से समझते हैं कैसे होती है। देखो 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 हम लोग जानते हैं कि जो जीएनपी होता है, जीएनपी क्या होती है, जीएनपी, जीएनपी देखो एक चीज समझो, जो जीडीपी होती है, जीडीपी जो होती है वो, जीडीपी जो होती है मतलब समझो ऐसे, जो एन एन डी पी जो होती है, एनडीपी जो होती है, एक होती है कि जीडीपी में से माइनस कर देते हैं मूल्यह्रास को, तो ये एनडीपी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो जीडीपी की बात नहीं किया गया है, तो आगे चलते हैं। फिर हम लोग समझते हैं कि जो जीएनपी होता है, जीएनपी, जीएनपी जो होती है वो होती है जीडीपी में से माइनस कर देते हैं विदेश विदेश शुद्ध आय को,
ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से निकाल लो जीडीपी, यहाँ पे जीडीपी। अब जीडीपी देखो, जीडीपी है ना, तो जीडीपी जीडीपी के वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, एन डी पी प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेश से शुद्ध आय, शुद्ध आय किसके बराबर, जीएनपी बराबर। देखो यही ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो सही है ना, ये सही है, ये सही है। आगे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या है समझते हैं। दूसरा में है कि एन पी फैक्टर कॉस्ट, एन पी फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो जी एन पी मार्केट प्राइस प्लस विदेश परिशुद्ध कर माइनस मूल्यह्रास है, मूल्यह्रास। तो देखो ये समझते हैं सबसे पहले एनएनपी और जीएनपी। तो देखो जीएनपी के फॉर्म में दिया होगा ना, तो सबसे पहले जीएनपी देखो, जीएनपी बराबर क्या होती है, जीएनपी बराबर होती है जीडीपी माइनस शुद्ध शुद्ध विदेश आय, ये होता है। लेकिन यहाँ पे तो जीएनपी का वैल्यू दिया हुआ है, जीडीपी में नहीं दिया हुआ, ठीक है। और जीडीपी बराबर देखो, जीडीपी बराबर होती है जीएनपी बराबर, तो यहाँ से अगर हम जीएनपी का वैल्यू रख दें, जीएनपी का जीएनपी है जीएनपी, और जीएनपी बराबर यही होती है जीडीपी माइनस शुद्ध विदेशी आय माइनस मूल्यह्रास। अब मूल्यह्रास में ले जाओ, मूल्यह्रास में तो एनडीपी 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 जो होगा, एनडीपी जो होगा वो होगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी जो होगा, एनडीपी जो होगा वो जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होती है, लेकिन यहाँ तो नहीं, बट एनएनपी जो होगा, एनएनपी जो होती है, एनएनपी जो होती है वो होती है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास होता है, ये होता है मूल्यह्रास, ये होता है, ठीक है। अब हमें जीएनपी में निकालना है, जीएनपी में। अब जीएनपी का वैल्यू देखो ये रख दो, जीएनपी का अगर हम वैल्यू रखते हैं जीडीपी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 देखोगे ये गलत लग रहा है वैसे, क्योंकि जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस, ओ हाँ 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 सही बोला, विदेशी से शुद्ध है माइनस मूल्यह्रास, विदेशी से शुद्ध जीएनपी 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 सही है ये, एनएनपी जो फैक्टर कॉस्ट है ना वो सही, ये भी सही है। देखो कैसे सही है, मैं इसको पूरा बताता हूँ कैसे सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे सही है हम लोग समझते हैं। देखो ये क्या है समझते हैं, जीएनपी। देखो सबसे पहले जीएनपी बराबर क्या होती है, जीएनपी बराबर होती है, जीएनपी कब होती है, जीएनपी कब निकाला जाता है, जीएनपी निकाला जाता है जीडीपी में से मूल्यह्रास को माइनस करते हैं, सॉरी सॉरी, जीएनपी में क्या किया जाता है, जीडीपी और शुद्ध शुद्ध विदेश
आई को माइनस करते हैं जीएनपी में। बट जीडीपी बराबर क्या होता है? जीडीपी बराबर होती है जीडीपी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप यहाँ से क्या करो, जीएनपी हो गया, देखो तो जीएनपी माइनस मूल, देखो यहाँ से जीडीपी हम निकाल लेते हैं, और क्या होगा, एनएनपी बराबर जो होती है ना, एनएनपी सीधा समझो, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जो होती है वो होती है जीएनपी, 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 जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, मूल्यह्रास, मूल्यह्रास ये होती है एक फैक्टर कॉस्ट। तो हम तो ये निकाल दिए, जीएनपी का वैल्यू रख दो, ये पूरा रख दो, जीडीपी मूल्यह्रास रखोगे विदेशी द्वारा, तो ये सही है, ये सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप देखोगे ना निकाल के, तो यही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डीप तक पूछा जा रहा है, देखा एग्जाम में कितने डीप तक पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 331 के 331 के बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि देश के भुगतान शेष एक को डोमेस्टिक निवावी पूंजी शून्य हो तो क्या होगा? जब देश के भुगतान में शेष एक को डोमेस्टिक निभावी पूंजी शून्य हो तो क्या होगा? तो पता है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, भुगतान शेष घाटा होगा, भुगतान शेष में घाटा होगा। कैसे घाटा होगा? क्योंकि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का स्वयं कहा जाता है, जब लेन देन स्वतंत्र रूप से बीपीओ के स्थिर से किए जाते हैं, जैसे उदाहरण के मकसद में बीपीओ पकती है, उसको आइटम कहा जाता है, तो उसी को भुगतान संतुलन घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेष घाटा हो जाएगा। देख रहे हो ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में ये, बिहार दरोगा में इतना टफ नहीं पूछते हैं। कारण लैंगिक सामान्यता दर्शाता है, लैंगिक सामान्यता सूचकांक क्या दर्शाता है, लैंगिक सामान्यता जो सूचकांक है वो क्या दर्शाता है, लैंगिक सामान्यता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षिक अवसर की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यही आंसर होगा। मतलब देखो, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और द्वितीय स्तर में लिंग जो होती है वो सामान्यता सूचकांक होती है, प्राथमिक, माध्यमिक और द्वितीय पे। तो जो महिला छात्रों की संख्या में प्रत्येक स्तर में जो पुरुष की छात्र की संख्या में अनुपात है। संक्षेप में कह सकते हो ना कि जीपीआई जो स्कूल की प्रणाली में जो लड़कियों की समान भागीदारी को दर्शाता है। जीपीआई एक संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक संगठन है जो यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू किया गया था, 2015 में। भारतीय विशिष्ट प्रौद्योगिकरण योजना कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में, 2009 में आया था। जो यूडीआई की शुरुआत हुई थी ना, 2009 में शुरू हुई थी। नदियों और पर्वतों को क्या कहा जाता है? नदियों और पर्वतों को कहा जाता है, नदियों और पर्वतों को कहा जाता है राष्ट्रीय धन, राष्ट्रीय धन कहा जाएगा। नदियों और पर्वतों को क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय धन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? राष्ट्रीय धन कहा जाएगा, राष्ट्रीय धन कहा जाएगा, राष्ट्रीय धन कहा जाएगा। पेट्रोल, देखो पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा? कमी आएगी।
अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो क्या होगा, कार की मांग कम जाएगी। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण की जाती है मांग और पूर्ति दोनों द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों द्वारा किया जाता है कि कितना मांग है कितना पूर्ति है। बजट की अवधि होती है वार्षिक होती है, वार्षिक होती है, वार्षिक। देख रहे हो ना, ये सब होम गार्ड में चल गया है, होम गार्ड में तो जानना करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन रहेगा। कह रहा राजकोषीय नीति का संबंध किससे है, तो सरकारी राजस्व और व्यय से, मुद्रा आपूर्ति प्रबंधन से और ये से। हाँ, तो 340 की क्या हो जाएगा, 340 की नहीं, सरकार का राजस्व और व्यय से होती है, मुद्रा आपूर्ति से कोई लेना देना नहीं है। अर्थव्यवस्था में स्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस किस प्रकार की बजट नीति तैयार करती है। मतलब देखो, अर्थव्यवस्था में स्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति नीति जो है वो रखती है, तो ये रखती है सरकार की व्यय में वृद्धि और कर में कटौती। व्यय में अगर वृद्धि हो जाए, कर में कटौती हो जाए, तो क्या हो जाएगा, विस्तारवादी आय प्रभाव की बजट नीति हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझा, जैसे देखो कह विस्तारवादी नीति का मूल उद्देश्य निजी मांग में कमी को पूरा करने के समग्र मांग को बढ़ावा देना है। मतलब विस्तारवादी राजकोषीय नीति में कर कटौती होती है, जो स्थानांतरित भुगतान छूट और बुनियादी ढांचा में सुधार जैसी परियोजनाओं पे सरकार खर्च में शामिल करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। कर सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होता है, तो ये आरबीआई, वित्त मंत्रालय, एसबीआई, एबीआई, आरबीआई के साथ पंजीकृत करना होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है, तो ये है हमारा, आपको पता है ना, दीनदयाल उपाध्याय, बहुत आसान है, तो ये है हमारा विद्युत से। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध विद्युत से, विद्युत से। जल जीवन हरियाली योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से है, बिहार में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था ये योजना। देखो रहे हो ना, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल है उसी तरीका से एग्जाम का भी लेवल है। आगे निम्नलिखित में कौन सा सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉस मुक्त करता है, तो ये करता है सेतु, सेतु मातरम, सेतु भात्रम। जो सरकार ने सेतु भात्रम योजना के तहत जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, सभी पर सब मार्गों को एक सड़क पुल, सड़क के नीचे पुल बदलने की प्रक्रिया है। मतलब ना, ये सड़क परिवहन राजमार्ग द्वारा कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ताकि 2020 तक जो भी यातायात है ना वो सुरक्षित हो जाए और जो दुर्घटना हो कम से कम हो। तो ये हो जाएगा सेतु भारतम। उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में किस संसाधन की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होगी, प्राकृतिक संसाधन की, मानव प्रयास का, मुद्रा का, सभी का। इसमें सभी का होगा, बिना एक चीज का नहीं हो सकता। उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में किस संसाधन की आवश्यकता होगी, तो प्राकृतिक संसाधन का होगा, मानव प्रयास का भी होगा और मुद्रा का भी होगा। देखो बंगाल में अकाल कब पड़ा था, 343 ईस्वी में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, अरे 343 में, 343 में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर है अंत्योदय कार्ड का संबंध किससे है, अंत्योदय कार्ड का संबंध है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अंत्योदय कार्ड का संबंध है। अंत्योदय जो राशन कार्ड है ना, उन परिवारों को जारी किया जाता है जो गरीबी श्रेणी से आते हैं, जिनके पास कार्ड है वो हर महीने 35 किलो अनाज पाते हैं। और ये कार्ड राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो रियायती दरें होती है ना, उसको खरीदने के लिए पहचान करके जारी किए जाते हैं। ठीक है,
पॉवर्टी एंड फेंटिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है पॉवर्टी एंड फेमिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है ये है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने ये लिखा था। पॉवर्टी एंड फेनिस पुस्तक के लेखक जो है वो अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन। मानव विकास, देखो ये तो ये हो गया 2000 करेंट अफेयर है, लेकिन ये करेंट अफेयर पूछता है उत्पादन का। उत्पादन का निष्कर्षीय साधन क्या है? निष्क्रिय साधन। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? तो ये है हमारा भूमि। भूमि क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भूमि के बिना कुछ नहीं हो सकता। भूमि जो अकेले है ना वो कुछ भी पैदा नहीं कर सकती, लेकिन इसका निष्क्रिय कारक है, लेकिन इसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। श्रम, पूंजी, उद्यमी आदि की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में श्रम पूंजी ही योग से उत्पादन संभव हो पाता है। किस निर्धनता निरोधी कार्यक्रम का प्रारंभ 2005 में शुरू किया गया था? 2005 में शुरू किया गया था। 2005 में। तो 2005 में जो शुरू किया गया था वो था ग्रामीण 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 रोजगार गारंटी योजना। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया था। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया गया था। क्योंकि 2000 जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार था ना, मनरेगा, इसी के तहत हुआ था। तो यही ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी को कहाँ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रत्यक्ष बेरोजगारी। प्रत्यक्ष बेरोजगारी सबसे ज्यादा दिखाई देता है। प्रत्यक्ष बेरोजगारी। प्रत्यक्ष बेरोजगारी। प्रत्यक्ष बेरोजगारी। देखो जुलाई से अक्टूबर में जो फसल उगाई जाती है उसे कहा का जुलाई से अक्टूबर ना, तो क्या क्या फसल? खरीफ। खरीफ फसल। खरीफ फसल उगाई जाती है। फिर रुपयों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? रुपया को सर्वप्रथम चलाया था शेरशाह ने। रुपया को सबसे पहले शेरशाह ने चलाया था। रुपया को सबसे पहले शेरशाह ने चलाया था रुपया को। फिर है उत्पादन में विभिन्न साधनों में कौन से शामिल होती है? तो भूमि भी होता है, श्रम भी होता है, पूंजी भी होता है, तो सभी। श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्यों से, चाहे चाहे वह हाथ में से किया जाए या मस्तिष्क से। किस अर्थशास्त्री के है? तो ये है हमारा मार्शल। मार्शल ने कहा था कि श्रम का अर्थ जो है वो मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। तो यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो मार्शल का है। श्रम का अर्थ जो है वो मनुष्य के आर्थिक कार्य कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। यह कथन मार्शल का है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किया गया था 2013 में। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कारगिल जो फूड्स है वो किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ये है हमारा अमेरिका का। अमेरिका का है। अमेरिका का। किस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को सहकारी समितियों के चलाई जाती है? तो ये तो करंट से जुड़ गया। उत्पादन को जोखिम उठाने का कार्य क्या है? उद्यम और साहस दोनों। साहस भी होना चाहिए, उद्यमी भी होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो, जिसको बिजनेसमैन कहा जाता है।
भंडारण को आर्थिक गतिविधि में कौन सा क्षेत्र आता है? तो ये आती है चतुर्थ, ठीक है, मतलब ना तृतीय क्षेत्र। भंडारण को जो आर्थिक गतिविधियों में कौन सा क्षेत्र में आएगा? ये तृतीय क्षेत्र आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी? परिवहन का, भंडार का, संचार का, बैंकिंग का, सब तृतीय गतिविधि यहाँ पे आ जाता है। इसीलिए हम भंडारण बिना नहीं कर सकते हैं द्वितीय क्षेत्र को, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। भारत में प्रतिबंधित मोबाइल गेम कौन सा है? तो पबजी। तो ये करंट अफेयर का है, टीचर को टीचर की तरह क्वेश्चन पूछे गए ताकि बच्चों को अवेयर हो सके। निम्नलिखित में कौन वैदिक कालीन मुद्रा थी? वैदिक कालीन मुद्रा पता है कौन थी? ये थी निष्क। निष्क। निम्न में कौन वैदिक कालीन मुद्रा थी? तो